विधवा ईशानी अपनी सास निर्मला, ससुर परेश और जेठ जेठानी अंकुर और गुंजन के साथ रहती हैं। ऐसे ही एक रोज, दीदी, मैंने अपने हिस्से का सारा काम कर दिया है। अब मैं जरा बाहर घूमने जा रही हूँ, ठीक है ना? क्या? ये तुम क्या कह रही हो ईशानी? माँ जी, जरा देखिए तो ईशानी क्या बोल रही है। ईशानी बहू, अरे अक्ल बक्कल बेच खाई है क्या तूने? अरे शर्म नहीं आती क्या? एक विधवा होने के बावजूद भी तू इतना बन ठन कर जा रही है, वो भी बाहर सैर सपाटा करने। क्या आप भी माँ जी, घर पर इस तरह पुरानी मेज की तरह मैं पड़ी तो रहती हूँ, और ऐसे पड़े पड़े मुझे बोर होने लगा है। इसलिए प्लीज मुझे जाने दीजिए। लेकिन मोहल्ले वाले क्या सोचेंगे ईशानी? देवर जी का देहांत हुए अभी ठीक से 1 साल तो क्या, 6 महीने भी नहीं हुए हैं, और तुम हो कि ये रंग बिरंगे कपड़े पहन रही हो और ये लाली लिपस्टिक लगाकर बाहर घूमने निकल पड़ी हो। हाँ, तो इसमें मैंने क्या गलत कर लिया दीदी? अब इंसान घूम भी नहीं सकता क्या? इतनी धूप से मैं बड़ी मुश्किल से बाहर निकल पाई हूँ, और अपना ध्यान भटकाने के लिए मैं इतना भी नहीं कर सकती क्या? अरे बकवास बंद कर अपनी। तू एक विधवा है, और ये रंग बिरंगी कपड़े सुहागनें पहनती हैं, लेकिन विधवा औरतें तो केवल सफेद साड़ी ही पहनती हैं, समझी कि नहीं? और अगर इस तरह से तू सज धज कर घूमने फिरने जाएगी तो 4 लोग बातें बनाएंगे, तू तू करेंगे हम पर। वो कौन से 4 लोग माँ जी? और कैसी 4 बातें? मुझे किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर दुनिया की उसूलों से जीते रहें तो हमारा जीना दुश्वार हो जाएगा, और मैं क्या जीवन भर अपने पति के जाने का शोक मनाती बैठूं क्या, और बस एक दुखी आत्मा बनकर भटकती रहूं इधर उधर? अरे ये सब कहने से पहले थोड़ी शर्म तो कर ले, नालायक कहीं की। और नहीं तो क्या ईशानी, अरे तुम्हारी इन बातों से तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम देवर जी को और उनकी यादों को एकदम भूल चुकी हो। अरे इतनी निर्दयी और स्वार्थी कैसे हो सकती हो तुम? देखिए गुंजन दीदी, मुझे संकल्प को खोने का बहुत दर्द है, लेकिन अब मैं उससे आगे बढ़ना चाहती हूँ। उसे जाना था तो वो चला गया, पर अब मुझे अपनी जिंदगी जीनी है। और अगर वो मुझे ऊपर से देख रहा होगा तो वो भी यही चाहता होगा कि मैं अपनी जिंदगी में खुश रहूं, कोई जॉब करूं या फिर अपने सपने को पूरा करूं। लेकिन नहीं, आप लोगों ने तो मुझे इस पिंजरे में बंद करके रखा है। अरे ये कोई पिंजरा नहीं है, तेरा ससुराल है ये बेवकूफ। और ना तो तू कोई नौकरी करेगी, और ना ही इस तरह से सच सवर कर कहीं बाहर जाएगी, क्योंकि तेरे जीवन के सारे रंग उड़ चुके हैं, और तुझे अपनी सारी जिंदगी ऐसे ही रहना होगा, बेड़ियों में बंधकर। ऐसे पिछड़ी सोच वाले ससुराल वालों के साथ रहकर ईशानी बहुत दुखी होती है, और वो बस गली मोहल्ले तक ही घूम फिर पाती है। फिर ऐसे ही एक रोज, ईशानी बहू, जा जाकर सबका खाना बना दे। वो आज गुंजन अपनी सहेलियों के साथ बाहर गई है। वाह माँ जी, आपने दीदी को तो बराबर अपनी सहेलियों के साथ घूमने जाने दे दिया, लेकिन मुझे नहीं। क्यों? क्योंकि दीदी सुहागन है और मैं एक विधवा हूँ। अरे कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने तो मुझे यहाँ पर अपने नौकरानी के तौर पर रखा है, बाकी कुछ नहीं चाहती आप मुझसे। हर समय बस बकवास पे बकवास करती रहती है तू। जा, जो सोचना है सोच ले, क्योंकि तुझे समझा समझा कर मैं तो थक चुकी हूँ। और अब जा, जाकर जल्दी से खाना बना दे, बहुत भूख लगी है मुझे। तेरे पापा जी भी दुकान से आते ही होंगे। ईशानी बस दिन रात घर के काम ही करती और अपने कमरे में पड़ी रहती। फिर एक रोज जब उसकी सहेली श्रेया का कॉल आता है, तभी, तू पागल है ईशानी, जो ऐसी जगह पर रह रही है? देख बहन, तू एक आजाद पंछी है, उड़ जा वहां से। अरे क्या रखा है उस कैद खाने में? अगर सब इतना आसान होता तो मैं यहाँ से कब का भाग चुकी होती। खैर, कोई बात नहीं। वैसे कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाँ, तुझे इतनी बड़ी रेप्यूटेड कंपनी में जॉब जो मिली है, और मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच ईशानी। और तू भी निकल जा वहां से, फिर तुझे भी जॉब मिलेगी।
फिर तू भी अपने उसूलों से जी पाएगी। आई थिंक ये सपना तो सपना ही रह जाएगा। जाने दे, तू मेरा छोड़ दे यार, और अपनी लाइफ में तो खुश रहे। मेरे लिए तो संकल्प के जाने के बाद सब कुछ एकदम बिखर सा गया है। काश यहाँ पर संकल्प होता तो वो मुझे इन हालातों से बाहर जरूर निकालता। फिर एक दिन जब ससुर परेश दुकान बंद करके घर लौट रहे होते हैं, तभी वो ईशानी को एक लड़के के साथ बात करते हुए देख लेते हैं। ईशानी बहू, कौन था वो लड़का? पापा जी, आप यहाँ पर? वो सब छोड़, और तुझे जितना पूछा गया है उतना ही बता। कौन था वो लड़का? और घर के बाहर निकलकर तू उसके साथ क्या गुल खिला रही थी? ऐसा कुछ भी नहीं है पापा जी, वो तो बस मेरा एक अच्छा दोस्त है। हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, और वो हाल ही में 1 महीने पहले इस मोहल्ले में रहने आया है। इसीलिए कभी कभार मुलाकात होने पर हम दोनों यहाँ वहाँ की पुरानी बातें कर लेते हैं। बड़ी बातें होने लगी हैं, घर चल तू पहले। पर पापा जी, मेरी बात तो सुनिए। फिर घर जाने के बाद, जी ईशानी, अरे तुमने तो सारी लाज शर्म छोड़ ही दी है। या तो मैं सुहागन हूँ, और फिर भी किसी आदमी से 2 गज दूर रहती हूँ, और एक तुम हो, एक विधवा होने के बावजूद भी पराये आदमियों के साथ गप्पे लड़ाती हूँ, वो भी भरे बाजार में। बाप रे, पता नहीं और क्या क्या देखना रह गया है। मना किया था मैंने इसे, लेकिन इसने मेरी कोई बात नहीं सुनी। जरूर इसका उस लड़के के साथ कोई चक्कर चल रहा होगा। बस कीजिए माँ जी, आप ऐसे बिना सबूत के मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम नहीं लगा सकती। मैंने कहा ना आपसे, वो लड़का मेरा सिर्फ एक अच्छा दोस्त है, और उससे बढ़कर हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है। पर मैं आज भी अपने संकल्प से उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि पहले किया करती थी। लेकिन आज आप सभी लोग मेरी नजरों से गिर गए हो। आप लोगों ने आज सिर्फ मुझ पर ही इल्जाम नहीं लगाया, बल्कि मेरे चरित्र पर भी इल्जाम लगाया है। ज्यादा बेचारी मत बन। तुझ जैसी नए जमाने की लड़कियों को हम अच्छे से जानते हैं। अरे तुम लड़कियां कितनी चंट और चालू होती हो, हमें सब पता है। मैं ना तो कोई बेचारी हूँ, और ना ही मुझे बेचारी बनने का शौक है पापा जी। और क्या है ये नई जमाने की लड़की? अरे नई जमाने की लड़कियां सबको इसीलिए खलती हैं क्योंकि उन सबकी सोच नई और आगे की होती है। आप सबकी तरह उनकी सोच पुरानी और दबी हुई बिल्कुल नहीं होती। सबको नई जमाने की लड़कियों से इसीलिए प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो लड़कियां अपने लिए जीना चाहती हैं, दूसरों से पहले अपनी खुशियों के बारे में सोचती हैं, और इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन नहीं, आप जैसे छोटी सोच वाले लोग तो बस यही चाहते हैं कि एक लड़की सब कुछ छोड़कर बस दूसरों की सेवा के लिए ही बनी है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता, उनकी भी अपनी जिंदगी होती है। बस ईशानी, बहुत जबान चला ली तूने अपनी। अगर अभी एक शब्द भी निकाला ना अपने मुंह से, तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। आज हमें तेरी काली करतूतों के बारे में सब पता चल गया, और अच्छा ही हुआ, वरना तू चुप चुप कर बाहर जाकर हमारी क्या इज्जत रखती। उस रात ईशानी बहुत रोती है, और वो चाहकर भी अपना दुख किसी को नहीं बता पाती। फिर एक दिन थक हार कर वो चुपके से अपने मायके चली जाती है, और उसे सामान के साथ देखकर उसके मायके वाले हैरान रह जाते हैं। ईशानी बेटा, अरे ये तो क्या बोल रही है? हाँ माँ, अब मुझे वहां पर बिल्कुल भी नहीं रहना। वो लोग बहुत बुरे बन चुके हैं, सबको बस अपनी ही इज्जत की पड़ी है, लेकिन मेरे बारे में कोई भी नहीं सोचता माँ। इसलिए प्लीज माँ, आप मुझे यहीं पर रहने दीजिए, मैं वहां दोबारा नहीं जाऊंगी। अरे पागल हो गई है क्या तू? तेरी उस घर में शादी हुई है, और तू संकल्प की विधवा है, और अगर तू अपना ससुराल छोड़कर हमारे साथ रहेगी तो हमारे आस पड़ोस के लोग क्या सोचेंगे? नहीं नहीं, ये सब शोभा नहीं देता। हाँ बेटा, राकेश एकदम बराबर बोल रहा है। अरे बेवजह अपने स्वार्थ के लिए अपने मायके और ससुराल की इज्जत की बैंड मत बजा। चुपचाप अपने ससुराल वापस चली जा। देख बेटा, जो तू कर रही है वो बहुत गलत है। लेकिन माँ,
अरे तू तो दामाद जी से कितना प्यार करती थी, और उनके जाने के बाद अचानक से तू उनके घर वालों को पराया करना चाहती है क्या? नहीं माँ, मैं किसी को भी पराया नहीं करना चाहती। मेरे दिल में सबके लिए उतनी ही इज्जत और प्यार अब भी है, लेकिन अब वो सब बदल गए हैं माँ, और मैं वहां पर सबके साथ रहकर भी अकेली पड़ गई हूँ। सब अपनी अपनी दुनिया में खुश हैं, लेकिन मेरी खुशी का क्या? मेरे पास तो कोई दोस्त है ना कोई साथी। आखिर किसके पास जाकर मैं अपना मन बहलाऊं? मैं तो बस काम करती हूँ और अपने कमरे में जिंदा लाश की तरह पड़ी रहती हूँ। अब आप ही देखिए, भरी जवानी में मुझे ये दिन देखने पड़ रहे हैं, लेकिन अब तो मेरी पूरी जिंदगी पड़ी है। तो क्या मैं इन सबको ऐसे ही वेस्ट कर दूं क्या? देख बेटा, वो सब तो मैं बिल्कुल नहीं जानती, लेकिन तुझे अपना बहू होने का धर्म निभाना ही होगा। अरे आज तक हर विधवा अपने ससुराल में रह रही है, और पति के जाने के बाद उसके परिवार से रिश्ता तोड़ा नहीं जाता। राकेश बेटा, जा, इसे फिर से इसके ससुराल छोड़कर आ। ठीक है माँ, मैं अभी छोड़कर आता हूँ। पर माँ, मुझे वहां पर नहीं जाना वापस। मेरी बात तो सुनो आप। प्लीज भैया, आप तो समझाइए ना माँ को। ईशानी ममता के सामने विनती करती है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती, और राकेश उसे उसके ससुराल वापस छोड़कर आता है, जहां जाकर फिर से उसे अपने ससुराल वालों की खरी खोटी सुननी पड़ती है, जिससे परेशान होकर अब वो जानबूझकर उन सबको गुस्सा दिलाने वाली हरकतें करने लगती हैं। बाप रे, देखिए तो माझी, महारानी किस तरह से सच कर गई थी बाहर। अरे बेशरम लड़की, कब सुधरेगी तू? तुझे कहा था ना मैंने, कहीं बाहर जाने से पहले मेरी अनुमति लिया कर। ईशानी, कानपुर में हड़ताल है क्या तुम्हारे? माजी कुछ कह रही है तुमसे। ये तो एक नंबर की नालायक है। एक काम कर गुंजन, आज से इससे ज्यादा काम करवाना। उन सबकी बातें सुनकर ईशानी उसे अनसुना कर देती है, और वो अपने कमरे में चली जाती है, और साथ ही अब वो जानबूझकर उस लड़के के साथ घर लौटती है, और वो उससे बातें करती रहती है। ईशानी, ये तुम्हारा क्या नाटक चल रहा है? कल 2 आदमी मुझसे कह रहे थे कि उन्होंने तुझे एक लड़के के साथ बाइक पर घूमते हुए देखा है। और सच बता, वो वही कलमुआ था ना जिसके साथ मैंने तुझे उस दिन बात करते हुए देखा था? अरे आप इससे क्या पूछ रहे हो? ये तो एकदम ठीक बन गई है। अरे ये तो घर का कोई काम भी ठीक से नहीं करती, और ना ही पहले जैसे चुपचाप रहती है, और हम इसे जो भी कहते हैं ये तो उसका उल्टा ही करने लगी है। तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए ईशानी। 1000 बार मना करने के बाद भी तुम उस लड़के के साथ घूमती फिरती रहती हो। आखिर क्या लगता है वो तुम्हारा? दोस्त है या उससे बढ़कर कुछ है? बिल्कुल सही समझा आपने। वो मेरा दोस्त नहीं, बल्कि दोस्त से बढ़कर है। बॉयफ्रेंड है वो मेरा, और उसमें कोई बुराई नहीं है। आखिर मेरी भी कुछ जरूरतें हैं, मेरी भी जिंदगी है, तो मैं अकेली क्यों रहूं? अगर संकल्प की जगह पर मेरी मौत हो जाती, तो क्या आप अपने बेटे को अकेले रहने देते क्या? नहीं ना। अरे आप लोग तो 1 महीने के अंदर ही उसके लिए एक नई लड़की ढूंढना भी शुरू कर देते, और मैं तो आप सबको मुंह पर बोलती हूँ कि हाँ, है वो मेरा बॉयफ्रेंड। अब आप लोग तो मुझे अपने तरीके से जीने भी नहीं दे रहे, ना मेरी किसी के साथ शादी करा रहे हो। इसीलिए मुझे अपने बारे में सोचना ही पड़ेगा ना। बस बहुत बोल गई तू आज, और अब तेरे इस घर में कोई जगह नहीं है। निकल जा यहाँ से। तुझ जैसी घटिया लड़की हमारी बहू हो ही नहीं सकती। इन्होंने बिल्कुल सही कहा। दफा हो जा हमारी नजरों के सामने से, और फिर कभी अपने मनहूस शक्ल मत दिखाना हमें। ससुराल वाले ईशानी को घर के बाहर निकाल देते हैं, और ये बात वो ममता को भी बता देते हैं। फिर उसके बाद ममता और राकेश ईशानी को हर जगह ढूंढते हैं, और अंत में वो उन्हें श्रेया के घर में मिलती है। निकम्मी कही कि तू यहाँ पर इस श्रेया के घर पर छुप कर बैठी है, और वहां राकेश और मैं तुझे हर जगह पागलों की तरह ढूंढ रहे थे। अरे कहाँ मुंह काला करने गई थी तू अपना?
सच सच बता। निर्मला जी और परेश जी ने मुझे सब बता दिया है। तुझे शर्म नहीं आती क्या ईशानी? विधवा होने के बावजूद भी तू चक्कर चला रही है। बस कीजिए भैया, मेरा कोई अफेयर नहीं है और वो सब तो एक नाटक था ताकि मैं उस पिंजरे से आजाद हो सकूं। मतलब आप लोग तो मुझे अपने पास रखने से रहे और मुझे मजबूरन अपने ससुराल वालों के साथ रहना पड़ रहा था। इसीलिए मुझे कोई ऐसी चाल चलनी थी जिससे ससुराल वाले मुझे खुद ही वहां से निकाल दे। और इसीलिए मैंने उस दोस्त को कहा कि वो मुझे अपनी बाइक पर घुमाए घर छोड़े और मैं जानबूझकर माची और पापा जी के दोस्तों के सामने जाकर उस लड़के से बात करती रहती ताकि मेरी सारी खबरें उन तक पहुंच जाए और वो लोग गुस्सा होकर एक दिन मुझे घर से ही बाहर निकाल दे। और आज देखिए वही हुआ। अब जाकर मैं वहां से आजाद हो पाई हूँ। अरे कितने ताव से बोल रही है तू ये सब करने से तुझ में रत्ती भर का भी पछतावा नहीं दिख रहा। पछतावा? लेकिन मैं क्यों पछताऊं? मैं तो बहुत खुश हूँ जो मैंने खुद की खुशी चुनी। ये फालतू की बातें करना बंद कर और चल, मैं तुझे तेरे ससुराल छोड़ देती हूँ। चल मेरे साथ। नहीं माँ, बस बहुत हो गया आप सबका। अरे आप तो माँ कहने के भी लायक नहीं हो। आपको तो बस समाज और इज्जत की ही पड़ी है। ये नहीं कि अपनी बेटी का दुख देखो, उसे थोड़ा समझ कर लो। पर अब ना तो मुझे अपने ससुराल जाना है ना ही मायके, क्योंकि आप लोग भी मेरे ससुराल वालों के जैसे ही हो। दोनों भी परिवारों की सोच बिल्कुल दबी हुई है। लेकिन मुझे ये सब पीछे छोड़कर आगे बढ़ना है। इसलिए चले जाओ आप यहाँ से। कहीं नहीं आना मुझे आपके साथ। तमीज से बात कर ईशानी, और ये होशियारी झाड़ना बंद कर और चुपचाप चल हमारे साथ। नहीं भैया, अब मैं आप सबकी बातों में नहीं आने वाली। मैं यहाँ रहते हुए चाहे जॉब करूं, खुद का मकान लूं, किसी के साथ चक्कर चलाऊं या फिर शादी करके सेटल हो जाऊं, वो सिर्फ और सिर्फ मेरा ही फैसला होगा, क्योंकि ये लाइफ मेरी है और मुझे आप लोगों के हिसाब से नहीं जीना। इसीलिए चले जाइए आप यहाँ से। और इस तरह अंत में ईशानी अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करती है। सुजाता अपनी नई बहू पिंकी का घर में स्वागत करती है और वो उसे बड़े ही प्यार से कहती है, अरे पिंकी बहू, तू काफी थक गई होगी ना। जा बेटा, अपने कमरे में जाकर थोड़ा आराम कर ले। लेकिन माँ जी, कल तो इसकी पहली रसोई की रस्म भी है ना, तो आपने पिंकी को सब बता दिया क्या? अरे घर में इतने सारे मेहमान आए हुए हैं, तो ये पिंकी सबके लिए खाना बनाते बनाते थक जाएगी। और वैसे भी तू तो अच्छे से जानती है कि ये शादी ब्याह में कितनी थकावट हो जाती है। लेकिन माँ जी, मैंने तो शादी ब्याह की थकान होने के बाद भी आप सब लोगों के लिए कितना अच्छा अच्छा खाना बनाया था और मुझे इतनी थकान भी नहीं हुई थी। और आपको बता दूं कि मैं तो 1 घंटे में 50 तरह का खाना बना सकती हूँ, वो भी 50 लोगों के लिए। अरे हाँ बहू, तू तो है ही तिस्मार खान, लेकिन सब लोग तेरी तरह थोड़ी ना होते हैं। अरे सबको आराम की भी बहुत जरूरत होती है। फिर नीतू अपनी देवरानी को कमरे तक लेकर जाती है और उस रात सब लोग आराम से सो जाते हैं। फिर अगली सुबह जब पिंकी रसोई में जाती है, तब वहां पर सुजाता और नीतू काफी परेशान खड़े होते हैं। अरे क्या हुआ माँ जी, सब ठीक तो है ना? आप तो नहीं यहाँ पर इतना परेशान क्यों खड़े हो? सब तो ठीक है पिंकी, लेकिन हमने सुबह सबके लिए बाहर से खाना मंगवाया था, क्योंकि घर पर इतने सारे रिश्तेदार आए हुए हैं और इतने सारे लोगों के लिए तुम अकेली सारा खाना कैसे बना सकती हो? इसीलिए बाहर से मंगवा लिया, लेकिन खाना अब तक नहीं आया है। लेकिन बाहर से मंगवाने की क्या जरूरत थी? मैं तो 1 घंटे में सबके लिए फटाफट से बढ़िया सा फास्ट फूड और बाकी अलग अलग प्रकार का खाना बना देती, वो भी 50 तरह का खाना। ये तू क्या बोल रही है बहू? तू सच में 1 घंटे में 50 तरह का खाना बना सकती है? और नहीं तो क्या माँ जी। लेकिन कोई बात नहीं, अब अपने बाहर से खाना मंगवा ही लिया है तो कुछ सोचकर ही मंगवाया होगा ना। और आप चिंता मत कीजिए, कुछ देर में खाना आ जाएगा। एक काम कर नीतू,
तू जरा बाहर जाकर देख। फोन में तो यही दिखा रहा है कि खाना यहाँ पर आ गया है। लड़का शायद बाहर ही होगा। चल, जल्दी से खाना लेकर आ, फिर तुम दोनों सबको परोस देना। इस तरह ससुराल का पहला दिन पिंकी के लिए काफी खुशी से निकल जाता है। फिर अगले दिन नीतू रसोई में मुंह फुलाकर खड़ी होती है। कितनी देर हो गई है, लेकिन ये पिंकी तो अब तक नहीं आई। और एक दिन बाहर से खाना क्या मंगवा लिया। उसको लगता है हर रोज बाहर से ही खाना आएगा। अरे खुद की भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है ना रसोई में आकर खाना बनाने की। और वैसे भी इतने टाइम से तो मैं ही खाना बनाती आ रही हूँ, लेकिन आज का खाना मैं बिल्कुल नहीं बनाऊंगी, क्योंकि ये खाना तो सिर्फ पिंकी को ही बनाना पड़ेगा। आखिर अब वो भी तो इस घर की बहू है ना। फिर कुछ देर बाद में पिंकी रसोई में आती है। अरे अब आ रही हो तुम? मैं तुम्हारा कितनी देर से इंतजार कर रही थी। खाना भी बनाना होता है, ध्यान तो है ना तुम्हें? हाँ हाँ, मुझे ध्यान है, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि घर वालों को तो आपके हाथ के खाने की आदत होगी ना, तो अब मेरे हाथ का स्वाद उन्हें कहाँ जचेगा। इसीलिए मैं ये सोच रही थी कि आज का खाना आप ही बना लो। अरे ये तुम क्या बोल रही हो? मेरे हाथ का खाना तो उन लोगों को बहुत पसंद है, लेकिन आज अगर उन्हें नया स्वाद मिलेगा तो वो सब लोग 2 रोटी एक्स्ट्रा खा लेंगे। इसलिए जल्दी करो और आज का खाना तुम ही बना दो। और वैसे भी मेरे कमर में थोड़ा दर्द हो रहा है ना, तो मैं आराम करने जा रही हूँ। क्या कहा? आपकी भी कमर में दर्द हो रहा है? मेरा भी यही हाल है, मुझे भी बहुत दर्द हो रहा है। वो क्या है ना, कल मैं ठीक से सो ही नहीं पाई। हाँ तो उसमें क्या होता है, कोई बात नहीं। मैं भी जब यहाँ पर नई नई आई थी तो मैंने ही सब कुछ अकेले संभाला था, और ससुराल में तो जिम्मेदारी को देखना ही पड़ता है ना। और तुम तो नई बहू हो, इसलिए तुम्हें ज्यादा संभल कर चलना चाहिए। अब वो दोनों आपस में बहस करने लगती हैं और उनकी आवाज सुनकर वहां पर सुजाता आ जाती है। अरे तुम दोनों इतनी बहस क्यों कर रही हो? तुम्हारे लड़ने की आवाज बाहर तक आ रही है। अब आप ही देखिए माँ जी, मैं तो बिना कुछ कहे ही सारा काम कर देती हूँ, लेकिन यहाँ पर आपकी ये नई नवेली बहू नखरे दिखा रही है। अरे कल तो खाना बाहर से आ गया ना, तो ये सोच रही है कि आज का खाना भी बाहर से ही आएगा। तो आप ही समझा दीजिए अपनी इस बहू को कि घर में है तो खाना पीना तो देखना ही पड़ेगा ना। अरे माँ जी, मैं तो 50 लोगों के लिए 50 तरह का खाना भी बना दूं, और वो भी 1 घंटे में। लेकिन सबको जेठानी जी के हाथ का स्वाद ही पसंद होगा ना। इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि आप लोग और कुछ दिनों के लिए जेठानी जी के हाथ का ही खा लो, फिर मैं तो उसके बाद में बनाऊंगी ही ना। अरे मेरे हाथ का सबने बहुत खा लिया, और बार बार ये बिल्कुल मत कहा करो कि तुम 1 घंटे में 50 तरह का खाना बना सकती हो। तुमसे ज्यादा दुनिया मैंने देखी है। अरे जब तक तुम ये बात बोलोगी ना, तब तक मेरा खाना भी तैयार हो जाएगा। लेकिन हाँ, आज का खाना तो तुम ही बना दो। अरे बस करो तुम दोनों को तो बस लड़ाई का बहाना चाहिए। एक काम करो, दोनों मिलकर खाना बनाओ, और मुझे चू तक आवाज नहीं चाहिए तुम्हारी। सुजाता के गुस्से के कारण दोनों बहुएं शांत हो जाती हैं और वो दोनों अब खाना बनाने लग जाती हैं। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं और कुछ दिनों के बाद सुजाता अपने कमरे में अपनी बेटी प्राची को एक खानदानी हार दिखाती है। ये देख प्राची, कितना सुंदर हार है ना ये। हाँ माँ, ये हार तो वाकई में बहुत सुंदर है। आपने इसे मेरे लिए बनवाया है क्या? अरे नहीं बेटा, ये हार मैंने नहीं बनवाया। अरे ये तो हमारा खानदानी हार है। मुझे मेरी सास ने दिया था, और मेरी सास को उसकी सास ने दिया था। तो अब ये हार मैं अपनी किसी एक बहू को दूंगी। सच में माँ, ये हार तो बहुत ही सुंदर है। मेरा तो दिल ही आ गया इस पर। लेकिन आपकी तो 2 बहुएं हैं, तो अगर आपने किसी एक को हार दे दिया तो दूसरी को बुरा लगेगा ना। तो इस दुविधा से आप कैसे बाहर निकलोगी? अब ये तो मुझे भी नहीं पता कि ये हार मैं किसे दूं। लेकिन हमारा खानदान तो खाऊ खानदान है, और सबको खाना बहुत पसंद है। अरे मैंने भी अपनी सास का दिल ऐसे ही जीता था।
अच्छा अच्छा खाना खिलाकर अब आगे भी देखते हैं कि मेरी बहुएं मेरा दिल कैसे जीतती हैं। अपनी सास और ननंद की ये बातें बाहर खड़ी दोनों बहुएं सुन लेती हैं। माँ जी से ये खानदानी हार तो मैं ही लूंगी। इस कल की आई पिंकी को तो मैं ये खानदानी हार लेने भी नहीं दूंगी। ये बड़ी बहू है तो क्या हुआ, हार और माँ जी का दिल तो मैं ही जीतूंगी। अब दोनों बहुएं अपनी सास का दिल जीतने में लग जाती हैं। बताइए ना माँ जी, आज खाने में क्या बनाऊं मैं? सोच रही हूँ कि सारा खाना आपकी ही पसंद का बनाऊं। अरे, अचानक से तुझे क्या हो गया? वैसे तो कितनी चिक चिक करती है तू। अरे माँ जी, वो तो बस ऐसे ही। लेकिन आप बताओ ना, क्या खाना है आपको? मैं सारा खाना आपकी ही पसंद का बनाऊंगी। अगर ऐसी बात है तो ठीक है। आज मुझे मटर पनीर, सोया चाप, नान और तंदूर रोटी खाने का बहुत मन कर रहा है। वैसे आपने तो काफी सारा खाना बता दिया, लेकिन नीतू की बात पूरी भी नहीं होती कि तभी वहां पर पिंकी एक प्लेट में कुछ खाने के लिए लेकर आती है। ये देखिए माँ जी, मैंने क्या बनाया है आपके लिए। चिली पोटैटो, नूडल्स, मंचूरियन, मटर पनीर, सोया चाप, नान और तंदूर रोटी। लेकिन ये सब तुमने कब बनाया? अभी थोड़ी देर पहले ही तो तुम रसोई में गई थी ना। फिर इतनी जल्दी तुमने सब कैसे बना लिया? हाँ बहू, ये सब इतना झटपट कैसे बना लिया तूने? अरे माँ जी, मैं बस जेठानी की तरह बड़ी बड़ी बातें नहीं करती। मैं तो सच में 1 घंटे में 50 तरह का खाना बना सकती हूँ। और यही मेरा टैलेंट है, जो अभी आप लोगों ने देख भी लिया। वाह बहू, आज तो तुझे मैं मान गई। तू तो वाकई में काफी ज्यादा कमाल की है। अच्छा हुआ जो आज मैंने सारा खाना बाहर से ही ऑर्डर कर दिया, और उसके कारण आज माँ जी भी इम्प्रेस हो गई। अपनी सास को रिझाने के लिए दोनों बहुएं काफी मेहनत करती हैं। फिर कुछ दिनों के बाद जब नीतू रसोई में जाती है, तभी माँ जी को अपने पाले में लाने के लिए मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन मैं क्या बनाऊं? हाँ, माँ जी को मोमोज बहुत पसंद है। एक काम करती हूँ, आज उनके लिए मैं मोमोज ही बनाती हूँ। फिर 2 घंटों तक नीतू रसोई में मेहनत करती है और वो अपनी सास के लिए मोमोज बनाती है। तभी वहां पर सुजाता और पिंकी भी आ जाती है। अरे वाह दीदी, आज तो आपने मोमोज बनाए हैं, और आपको इतना थका हुआ देखकर तो साफ दिखाई दे रहा है कि आप काफी देर से मेहनत कर रही हो। अरे नहीं पिंकी, वैसी बात नहीं है। वो तो आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी ना, तो चटपटा खाने का मन कर रहा था। और माँ जी को भी मोमोज बहुत पसंद है, तो इसीलिए मैंने आज माँ जी के लिए मोमोज बना दिए। अरे वाह बहू, तूने सच में मेरे लिए मोमोज बनाए हैं। लेकिन उसे बनाने के लिए तो काफी टाइम लगता है ना, तो तू यहाँ पर कब से लगी है? आपने सही कहा माँ जी, मोमोज बनाने में तो काफी टाइम लगता है, लेकिन आपकी इस बड़ी बहू का कोई जवाब नहीं है। मैंने तो फट से आटा लगाया और फट से स्टफिंग भी तैयार की, और ये रहे मोमोज। बस 10 मिनट लग गए। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद सुजाता अपनी दोनों बहुओं को बुलाती है। अरे हमारी गांव वाली जमीन जिस पर केस चल रहा था ना, वो हम लोग जीत गए हैं। इसीलिए कल घर में पार्टी है, तो घर को अच्छे से सजा देना। और रही बात खाने की, तो सुबह सुबह हलवाई भी आ जाएगा। फिर अगली सुबह सब तैयारी हो जाती है, लेकिन हलवाई का कुछ पता ही नहीं होता। हे भगवान, ये हलवाई तो अब तक नहीं आया। थोड़ी ही देर में मेहमान आने वाले होंगे। अब क्या होगा? खाली पेट मेहमानों को भेज दिया तो मेरी तो नाक कट जाएगी। लेकिन मेरी दोनों बहुएं भी तो है ना। एक काम करती हूँ, उन्हें जाकर बोलती हूँ। फिर सुजाता अपनी दोनों बहुओं के पास जाती है। देखो, शायद आज हलवाई वाला नहीं आएगा, क्योंकि उसे दूसरा ऑर्डर मिल गया होगा, और कुछ ही देर में मेहमान भी आने वाले हैं। और तुम दोनों तो काफी फुर्ती में खाना बनाती हो, तो जल्दी से सबके लिए फास्ट फूड बना दो। इतना बोलकर सुजाता रसोई के बाहर चली जाती है। लेकिन वहां पर दोनों देवरानी और जेठानी एक दूसरे की शक्ल देखने लगती हैं। अरे पिंकी, मेरी तो कमर दर्द हो रही है, तो आज तो मैं कुछ भी नहीं बना पाऊंगी। तुम ही बना दो सारा खाना। लेकिन दीदी,
मेरे तो सर में दर्द हो रहा है और वो भी बहुत तेज। इसलिए मैं भी खाना नहीं बना पाऊंगी। आप ही बना दीजिए ना। अरे बाबा, मैं तो झुक भी नहीं पाऊंगी और तुम्हारा तो बस सर दर्द ही तो है। अरे अगर मैं झुकी तो उठ नहीं पाऊंगी क्योंकि मुझे चक्कर आ रहे हैं। अब 1 घंटे तक वो दोनों तो बस बहाने ही बनाती है। अरे दीदी, मैं तो खाना बाहर से मंगवाती थी और मुझसे 1 घंटे में 50 तरह का क्या, मैं तो 5 दिन में भी 50 तरह का खाना कभी नहीं बना पाऊंगी। अरे तू तो 5 दिन में 50 का बोल रही है, लेकिन मैं तो यहाँ पर 5 तरह का भी खाना नहीं बना सकती। लेकिन दीदी, हम दोनों कोशिश तो कर ही सकते हैं ना। फिर वो दोनों कोशिश करने लगती हैं और पूरी रसोई को बिखेर देती हैं। फिर 3 घंटों के बाद प्राची और सुजाता रसोई में जाती है। वो रसोई को देखकर वो हैरान रह जाती है। अरे ये तुम दोनों ने क्या कर दिया? माफ कीजिए माँ जी, हम दोनों ने आपसे झूठ कहा, लेकिन हम 1 घंटे में 50 तरह का खाना नहीं बना सकते। इतने दिनों तक हम दोनों तो बस डींगे हाँक रही थी। वो तो दिख ही रहा है भाभी। लेकिन तुम दोनों ने इतना बड़ा चढ़ा के हमसे झूठ बोला कि अपने ही झूठ में तुम दोनों खुद ही फंस गई। चल प्राची, हम खाना बाहर से मंगवाते हैं। इस तरह अंत में दोनों देवरानी और जेठानी का झूठ पकड़ा जाता है। फिर उस दिन के बाद से वो दोनों डींगे हाँकना छोड़ देती है। कड़ाके की ठंड पड़ रही होती है और ऐसे में दिव्या अपने कमरे में मस्त हीटर ऑन करके टीवी देख रही होती है। उतने में वहां पर उसकी सास माधुरी आ जाती है और वो उस पर चिल्ला पड़ती है। अरे निकम्मी लड़की, तुझे कोई शर्म वरम नहीं आती क्या? तूने तो दिन में भी हीटर चालू किया है। ओफो माँ जी, क्या आप भी? अरे कितनी ठंड पड़ रही है, और अगर मैं ऐसे में हीटर ऑन नहीं करूंगी तो क्या गर्मी में ऑन करूंगी क्या? बकवास बंद कर। दिन रात हीटर चालू रखती है, टीवी चालू रखती है। बिजली का बिल तेरे मायके वाले नहीं भरते, मेरा बेटा भरता है। अब इसमें मेरे मायके वालों को घुसड़ने की क्या जरूरत थी माँ जी? अरे तभी जाकर तेरी अकल ठिकाने पर आती है। जरा खाली समय मिला नहीं कि ये मोहतरमा कमरे में आकर मस्त मजे करने लगती है। हाँ तो करूंगी मैं मजे। क्यों, आपसे मेरा ये मजा देखा नहीं जाता क्या? अरे निगौड़ी, पहले तो घर के सारे काम निपटा ले, फिर मजे कर, वरना मैं यहीं पर बैठी हूँ तुझे सजा देने के लिए। अरे अब क्या बचा है माँ जी? आराम करने से पहले मैं सारे काम निपटा कर आई हूँ। नहीं, सारे काम कहाँ खत्म हुए हैं? अरे तुझे तो मैंने मावे की मिठाई बनाने के लिए कहा था, स्टोर रूम साफ करने के लिए कहा था, और आंगन में जो गंदगी है उसे भी साफ करने के लिए कहा था। किया तो नहीं ये सब काम? लेकिन माँ जी, ये सारे काम तो बाद में भी हो सकते हैं ना। अभी इतनी ठंड में तो मेरे हाथ पांव भी नहीं चलते हैं, इसीलिए मैं बहुत कम मात्रा में काम कर रही हूँ। मैं भी तो इंसान ही हूँ ना, थोड़ी ना कोई मशीन हूँ। वो सब मैं नहीं जानती, सारे काम हो जाने चाहिए, उसके बाद ही आराम करना तू, वरना मैं यहाँ पर आकर तेरा खून पीती रहूंगी। दिव्या को अपनी सास पर बेहिसाब गुस्सा आता है, पर ना चाहकर भी उसे वो सारे काम करने ही पड़ते हैं। बाप रे, इस साल तो एकदम भयंकर ठंडी हो रही है। हे ऊपर वाले, इस साल मुझे उठा ही लोगे क्या? इतनी ठंड भी मत पड़वाओ कि गर्म रसोई में भी मुझे ठंड लगे। ऊपर से मुझे तो दिन भर यही रसोई में ही मजदूरी करनी पड़ती है। फिर थोड़ी देर बाद दिव्या छत पर धूप सेकने जाती है और तब जाकर उसे कुछ अच्छा महसूस होता है। वाह, कितना आराम लग रहा है मुझे अभी, वरना इस जालिम ठंड ने तो मेरी जान ही ले ली थी। मन तो करता है कि दिन भर बस छत पर ही धूप लेती रहूं, लेकिन अफसोस, मुझे तो दिन भर बस रसोई में ही सड़ना पड़ता है। आइडिया, क्यों ना मैं रसोई को ही छत पर लेकर आऊं? वैसे भी दिन भर मुझे ज्यादातर काम रसोई में ही होते हैं, और जब मैं खाना छत पर बनाऊंगी तो खाना भी एकदम झटपट बन जाएगा और मैं धूप भी ले लिया करूंगी। हाँ यार, क्या ठासू आइडिया है तेरा दिव्या। अब दिव्या बिना किसी की अनुमति लिए
रसोई का सारा सामान छत पर शिफ्ट कर देती है और छत पर रसोई को देखकर माधुरी और दिव्या का पति दर्पण एकदम हैरान हो जाते हैं। अरे ये सब क्या है दिव्या? अरे ऐसी भी क्या नौबत आ गई थी जो तुम्हें रसोई को छत पर शिफ्ट करना पड़ा? माफ करना दर्पण, लेकिन तुम्हारी प्यारी मातोश्री मुझे हीटर ऑन ही नहीं करने देती। ऊपर से दिन भर रसोई में काम करने के लिए कहती है मुझे, और इस खून जमाने वाली ठंड में तो मुझसे काम होने से रहा। इसीलिए मैंने तय किया है कि अब से मैं छत पर ही खाना बनाया करूंगी। अरे नालायक लड़की, हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ाते हुए तुझे बहुत मजा आता है क्या? अरे सभी लोग क्या बोलेंगे? तेरे पिताजी ने छत पर बनाई थी क्या रसोई? गधेड़ी कहीं की। आप फिर से मेरे मायके वालों पर गई माँ जी। अरे उन्हें बीच में लाए बगैर आपका खाना हजम नहीं होता क्या? लेकिन दिव्या, अगर तुम्हें इतनी ही ठंड लग रही है तो तुम स्वेटर, मफलर या बाकी के गर्म कपड़े पहनो ना और उनमें ही काम करो। अरे क्या तुम भी दर्पण, ये कैसी बेवकूफी वाली बातें कर रहे हो? मुझे घर में काम करना होता है, घूमने नहीं जाना होता। और इतने सारे गर्म कपड़े पहनकर मुझसे कोई भी काम ठीक से बिल्कुल नहीं होगा। तू इसकी बातों पर ध्यान मत दे बेटा। अरे ये सब तो इस नकचड़ी के बहाने हैं। एक नंबर की कामचोर लड़की है ये। ठीक है माँ जी, आपको जो कहना है कह लीजिए। देख बहू, मैं तुझे आखिरी बार कह रही हूँ, जल्दी से यह सारा सामान फिर से नीचे लेकर चल। नहीं माँ जी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और अगर होगा भी तो वो सीधे गर्मियों में ही होगा। और अगर आपको मेरा छत पर खाना बनाना इतना ही खटक रहा है तो मैं हटा देती हूँ ये सब। लेकिन हाँ, मैं घर में कोई काम नहीं करूंगी। फिर लगा दीजिए कोई नौकरानी, या फिर सारा खाना बाहर से मंगवा देना। क्या? अब बेचारी माधुरी के पास दिव्या की छत वाली रसोई को अपनाने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचता। और उस दिन के बाद से दिव्या बड़े ही जोश में खाना बनाती है। तो बताइए माँ जी, आज का खाना कैसा बना है? मैंने आज बड़े ही प्यार से बनाया है। क्यों, इतने दिनों तक गुस्से में बना रही थी क्या खाना? हाँ तो ये हिम्मत देख रहा है ना बेटा तू इसकी। अब जो है सो है माँ जी। मुझे जो बोलना होता है वो मैं मुंह पर बोल देती हूँ, लेकिन आपकी तरह पीठ पीछे बुराई बिल्कुल नहीं करती। क्या कहा? अरे कुछ नहीं माँ जी, मैं तो ये कह रही हूँ कि अब से खाना एकदम अच्छे से बना करेगा, क्योंकि अब मैं गुस्सा करके नहीं बल्कि आराम से और एकदम प्यार से खाना बनाया करूंगी, वो भी सर्दी की धूप सेकते हुए। अब दिव्या को छत पर खाना बनाते हुए देखकर आस पड़ोस के सभी लोग चकित हो जाते हैं। फिर एक रोज दिव्या के खाने का धुआं पड़ोस की त्रिवेणी के घर चला जाता है। और तभी अरे रे रे रे, इतना तीखा धुआं! अरे सत्यानाश हो इस माधुरी की बहू का। फिर त्रिवेणी अपनी छत पर जाकर सामने वाली छत पर खाना बना रही दिव्या को सुनाने लगती है। अरे भूतनी की, तुझे घर क्या कम पड़ गया क्या जो तू छत पे आकर रसोई खोल बैठी है? नालायक कहीं के, पूरे नाक, आंख और कान में चला गया तेरा धुआं। अरे अगर आपको इतनी ही दिक्कत हो रही है तो खिड़की दरवाजे बंद कर दो ना। क्यों खुले रखे हैं आपने? और अपनी उम्र के हिसाब से भी ध्यान रखा करो जरा, वरना एक दिन चली जाओगी ऊपर। क्या? अरे बदतमीज लड़की, तू अपनी रसोई खाली कर यहाँ से। मुझे खिड़की दरवाजे बंद करने के लिए क्यों कह रही है? देखिए काकी जी, मैं तो रसोई को खाली करने से रही, फिर आपको जो करना है कर लो। अरे हद है। तभी वहां पर माधुरी आती है। अरे क्या हुआ है, क्यों इतना शोर मचा रही है बहू? अरे त्रिवेणी तू, ये सब क्या है माधुरी? और कहां से उठा लाई तू इतनी घटिया बेशरम बहू को? इसमें ना तो बात करने की तमीज है और ना ही कोई काम करने की। छत पर खाना बनाकर मेरा जीना दुश्वार करके रखा है इसने। माफ करना त्रिवेणी, मैं अभी इसे समझाती हूँ। चल बहू, जल्दी से सारा सामान लेकर नीचे चल। देख, अब दूसरों को भी दिक्कत हो रही है तेरे छत पर खाना बनाने के कारण। लेकिन माँ जी, ये धुआं तो बस आज ही हुआ है,
रोज रोज इतना धुआं नहीं फैलता। और आप त्रिवेणी काकी की बातों में मत आइए। ये जैसी दिखती है वैसी बिल्कुल नहीं है। पूरे मोहल्ले में हर किसी के घर पर कलेश सिर्फ इन्हीं के कारण होता है, क्योंकि ये सबके बीच में फूट जो डालती रहती है, और इसीलिए मैं इनके साथ बुरी तरह से पेश आती हूँ। क्या कहा? देख रही है ना माधुरी, कितनी मुफ्फट है तेरी बहू। अरे है क्या कोई शर्म इसे? मन तो करता है कि एक चप्पल फेंक कर मारूं इसे। अरे आप क्या चप्पल फेंक के मारोगी मुझे? बस बहू, त्रिवेणी, अपनी बहू की तरफ से मैं तुझसे माफी मांगती हूँ। मैं समझा दूंगी इसे। तू चली जा अंदर। जरा अच्छे से समझा दो इस पगलेट को, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। इतना कहकर त्रिवेणी वहां से चली जाती है। और तभी माधुरी वापस दिव्या को खूब समझाती है और वो रसोई खाली करने के लिए कहती है। नहीं माँ जी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी छत की रसोई खाली नहीं करूंगी। माधुरी भी अब अपना सर पकड़ लेती है। ऐसे ही एक रोज, आज का दिन एकदम सुहाना लग रहा है। खुले में ऐसे छत पर खाना बनाने का मजा ही कुछ और है। हाँ हाँ, सच कहा भाभी आपने। अरे भाई साहब, आप? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। वैसे अब मुझे ये लगता है कि अब से मुझे रोज छत पर आना पड़ेगा, क्योंकि आजकल दिन में ही छत पर चांद आने लगा है। अबे ओ बंदर, ये बेलन दिख रहा है ना तुझे? यही फेंक कर मारूंगी तेरे सर पर। फिर उसके बाद तुझे चांद के साथ साथ तारे भी नजर आ जाएंगे। माफ करना भाभी जी। चल दफा हो जा यहाँ से, वरना आज तो तेरी मैं बैंड ही बजा दूंगी। कमीना कहीं का। वो आदमी अब एक पल में ही वहां से रफू चक्कर हो जाता है। अब दिव्या ऐसे ही दिन भर छत पर रहती है और शाम होते ही घर में चली आती है और अपने बाकी के बचे हुए काम करने लगती है। ऐसे ही एक दिन, हे भगवान, इस चावल पर तो धूल मिट्टी लगी हुई है, और इस दाल पर भी। अरे बेवकूफ लड़की, जरा देख परख कर तो देती ना खाना। अब ये देख, ये है तेरे छत पर खाना बनाने का अंजाम। अगर हम दोनों इसे बिना देखकर खा लेते तो बीमार ही पड़ जाते। हाँ दिव्या, और इसीलिए माँ और मैं तुम्हें छत पर खाना बनाने से रोक रहे थे। माफ कीजिए मुझे, आगे से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और अब से मैं खाना ढककर ही बनाया करूंगी, और साथ ही एक शेड भी बना दूंगी, ताकि खाने में धूल मिट्टी ना जा पाए। अब दिव्या वहां पर शेड बांधकर खाना बनाती है और धीरे धीरे उसके खाने की खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाती है। फिर एक दिन वो जब गाजर का हलवा बनाती है, तभी मोहल्ले की औरतें उसके घर पर कटोरा लेकर जाती हैं। अरे दिव्या, तुम्हारे गाजर के हलवे की खुशबू से तो हम पागल ही हो गए हैं। जल्दी से थोड़ा हलवा हमें भी दे दो ना। हाँ दिव्या, खुशबू सुनकर तो हमसे रहा ही नहीं गया और मुंह उठाकर चले आए तुम्हारे पास हलवा मांगने के लिए। अरे कोई बात नहीं, अभी देती हूँ मैं तुम दोनों को हलवा। फिर वो दोनों दिव्या का बनाया हलवा चखकर उसकी खूब तारीफ करती हैं। ओहो, क्या कमाल का हलवा बनाया है तुमने दिव्या। हाँ दिव्या, मुंह में घुलते ही इंसान पिघल जाए। अरे इतना स्वादिष्ट हलवा मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाया। सच में बहुत टेस्टी बना है। तुम दोनों का बहुत धन्यवाद। फिर उनके जाने के बाद, अरे निर्लज्ज लड़की, गाजर, दूध, काजू और मावा सब कुछ कितना महंगा हो चुका है, तुझे कोई अंदाजा भी है क्या? और तूने बिना कुछ सोचे समझे ही उन नालायक औरतों को हलवा बांट दिया। अरे यहाँ पर कोई भंडारा लगा हुआ है क्या? जाने दीजिए ना माँ जी, उसमें क्या होता है? अरे क्या जाने दीजिए ना, खबरदार अगर तूने फिर से ऐसे कोई मुफ्त में खाना बांटा तो। ओफो माँ जी, आप तो कभी नहीं बदलने वाली। अरे मुझे ऐसे लोगों के लिए बदलना भी नहीं है। अगर मैं तेरी जैसी समाज सेवा करती बैठी तो कटोरा लेकर मुझे और तुझे भीख मांगने की नौबत आ जाएगी। अब ऐसे ही छत पर खाना बनाने के कारण हर तरफ दिव्या के खाने की खुशबू फैलती ही रहती है और हर कोई उसका खाना खाने आया करता है। जिसके बाद उसके दिमाग में एक सुझाव आता है। हाँ बोल बहू, क्यों बुलाया है तूने हम दोनों को यहाँ पर? क्योंकि मेरे दिमाग में एकदम सॉलिड आइडिया आया है।
अरे वो आइडिया सॉलिड हो या फॉलिड हो, तू जल्दी बता। वो आइडिया टिफिन सर्विस करने का है। टिफिन सर्विस? हाँ दर्पण, अब देखो ना, मेरे हाथ का खाना इस मोहल्ले में लगभग सभी को पसंद आने लगा है। सब मेरे खाने की खुशबू सूंघकर तो दीवाने हो जाते हैं और घर पर ही खाना खाने चले आते हैं। इसीलिए अब से मैं यहाँ पर खाना बनाकर बेचूंगी, उतने ही पैसे भी हो जाएंगे। अरे वाह, ये तो कमाल का आइडिया है। क्यों माँ? हाँ बेटा, आइडिया तो एकदम कमाल का है, पर इस नए काम को करते हुए अपने घर के कामों को भूल मत जाना। नहीं माँ जी, नहीं भूलूंगी मैं घर के सारे काम सही से करूंगी। आप एकदम बेफिक्र रहिए। अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं, तुझे जो करना है कर ले। थैंक यू सो मच माँ जी। और इस तरह दिव्या छत पर खाना बनाकर टिफिन सर्विस शुरू करती है, जिससे उसे अच्छे खासे पैसे भी मिलते हैं और वो खूब तरक्की करती है।